welcome to College Tutor. This is Maricha, your legal mentor. So today in this video, we will be dealing with our new chapter in the copyright, that is chapter 5 of the Copyright Act, जिसमें हम बात करने वाले हैं टर्म ऑफ द कॉपीराइट से, ठीक है, जो कि हम करने वाले हैं डील सेक्शन आपके 22 से लेकर के 29 तक। अब ये जो सारे सेक्शंस होने वाले हैं ये होने वाले टर्म ऑफ द कॉपीराइट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट मैटर जो कि हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था। वो जितने भी वर्क्स हैं जो कि वहां पे डिफाइन किए गए हैं कॉपीराइट के अंदर, जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है सेक्शन 13 का, उन सारे वर्क्स पे वो जो ऑथर होगा वो कब तक अपना इकोनॉमिक राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, उस पे कब तक उस पे राइट क्लेम कर सकता है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें बताता है कि एक किस टाइम पीरियड तक उसके पास कितना वक्त होगा, कितना समय होगा, ठीक है, कितना साल होगा जिससे कि वो उस वर्क पे क्या कर सकता है, कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन से, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही सेक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23, ठीक है, जिसमें कि हम देखेंगे कि आखिरकार जो कॉपीराइट का टर्म होता है, एक ऑथर कब तक अपने वर्क पे वो कॉपीराइट जो है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आप सबके लिए कॉपीराइट पे, बहुत ही डिटेल में हमने उसको डील किया है, बिगिनिंग विद द डेवलपमेंट और हिस्ट्री बोल सकते हैं जो हमारे कॉपीराइट एक्ट का है, उससे ले करके हमने सेक्शंस को भी डील किया है एंड इन डेप्थ हमने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा है विद केस लॉज जो कि लैंडमार्क केस लॉज है। तो अगर आपको कॉपीराइट पे मैटर चाहिए, ठीक है, अगर आपको समझना है, सो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर आप वहां पे उन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। First of all, we will be studying कि what exactly is section 22 talking about. ये बात कर रहा है term of the copyright in published, unpublished की बात नहीं कर रहा है। That means जो works published होंगे उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, उनके टर्म के बारे में बात कर रहा है। अभी पब्लिश्ड वर्क में कौन कौन से वर्क्स आएंगे, आपका लिटरेरी वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया एंड आर्टिस्टिक वर्क हो गया, ठीक है। अब ये जो सारे वर्क हैं इनसे रिलेटेड ये जो टर्म है इसके बारे में बात कर रहा है सेक्शन 22 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। तो चलिए सेक्शन में घुसते हैं और ज्यादातर उसको हम कैसे पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे सो दैट कि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि ये सेक्शन क्या रहा है। ओके, सो कॉपीराइट क्या है, कब शाल सबसिस्ट, मतलब कॉपीराइट सबसिस्ट करेगा किसी भी लिटरेरी वर्क में, ड्रामेटिक वर्क में, म्यूजिकल वर्क में और आर्टिस्टिक वर्क में। तो ये सेक्शन स्पेसिफिकली इन वर्क्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये वर्क जो होंगे वो पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। अगर ये वर्क पब्लिश्ड है, ये सारे जो वर्क्स हैं वो पब्लिश्ड हैं, तो एक ऑथर जो है उसका जो टर्म होने वाला है कॉपीराइट का वो होगा विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, ठीक है। वो जिस दिन से उसका वर्क जो है वो पब्लिश्ड होगा उस दिन से उसके पूरे लाइफ टाइम तक कि जब तक कि वो जिंदा रहेगा तब तक वो अपना जो उस मतलब वर्क है उस पे वो कॉपीराइट क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक राइट क्लेम कर सकता है, रॉयल्टीज वगैरह भी ले सकता है, ठीक है। 60 year from the beginning of the calendar year next following the year in which the author dies। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब लाइफ टाइम तक तो मिल गया जब उसका वर्क पब्लिश्ड हुआ, ठीक है, चाहे वो लिटरेरी वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, ठीक है, ड्रामेटिक वर्क हो गया। तो जैसे ही वर्क उसने पब्लिश कराया उसके पूरे लाइफ टाइम तक जब तक वो जिंदा रहा उसको मिल गया, उसके मरने के बाद भी उसको कॉपीराइट उस पे मिलेगा, उसको रॉयल्टीज मिलेंगी। और वो रॉयल्टीज कौन ले सकते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनको जो उनके लीगल एयर्स वगैरह वो सब क्या कर सकते हैं, उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं उनके वर्क पे, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाइज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस साल ऑथर की डेथ हो जाती है उसके अगले साल जो स्टार्टिंग डे होगा उससे लेकर के 60 ईयर्स तक वो उस पे कॉपीराइट उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारा, एक तरीके से हम इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं
ठीक है, कॉपीराइट के टर्म का फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको कि क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। व्हाट इट सेज, प्लस 60 ईयर्स। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको ही अगर आप याद रखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में इतनी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमेशा आप याद रखेंगे कि सेक्शन 22 में ये सारे वर्क्स है, ठीक है, इनके टर्म के बारे में बात की गई है। अब इनका टर्म क्या होगा, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। इजी, कि जब तक कि ऑथर जो है जब अपना पब्लिश कराता है वर्क, उसके पूरे लाइफ टाइम तक चलेगा, उस पर वो लाइफ टाइम तक क्लेम कर सकता है, और उसके मरने के बाद भी उसको 60 ईयर्स जो है उस पे वो अपना कॉपीराइट जो है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन देख लेते हैं कि जॉइंट ऑथरशिप की बात की गई है। ठीक है, जॉइंट अगर ऑथरशिप है, दो ऑथर हैं, ठीक है, दो से ज्यादा ऑथर हैं, ठीक है, तो उनके केसेस में क्या होगा, बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू द ऑथर हु डाइज लास्ट। मतलब कि जॉइंट ऑथरशिप है तो दोनों को मिलेगा, ए जो है मान लीजिए और प्लस बी है, ठीक है, दोनों ने क्या किया, एक बुक लिख दी। ठीक है, अब दोनों ही क्या हो गए, जॉइंट ऑथरशिप है उनकी इस बुक पे, तो पहला जो पर्सन है उसकी भी राइट है उस पे और दूसरे पर्सन की भी राइट है। लेकिन बात की जा रही है कि जो लास्ट में जो ऑथर मिलेगा, मान लीजिए फर्स्ट की डेथ हो चुकी है, तो जो सेकंड ऑथर है वो जब तक कि जिंदा रहेगा, ठीक है, उसको तब तक मिलेगा, और उसके मरने के बाद भी उसको 60 ईयर्स जो है उसको क्या मिलेगा, उस पे कॉपीराइट जो है वो मिलेगा। तो ये हमारा बात कर रहा है सेक्शन 22। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 23 में आते हैं, जो कि हमारा बात करता है टर्म ऑफ द कॉपीराइट इन एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस वर्क्स। एनोनिमस मतलब गुमनाम, गुमनाम है कोई, गाना सुना होगा आपने, तो मतलब भैया इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ये जो काम है ना ये बस ऐसे ही है और इनका नाम गांव कुछ नहीं है। ठीक है, स्यूडोनिमस मतलब मान लीजिए मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, मेरा जो नाम है मैंने उसको छोड़ के मैंने कोई और नाम ले लिया। ठीक है, मतलब मैंने किसी और के नाम से, जो कि मेरा नाम है नहीं, मैंने उसके नाम से उस बुक को क्या कर दिया, लिख दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक, क्लियर हो गया। एनोनिमस मतलब गुमनाम, कोई है नहीं, उसका करता धरता नहीं है, और स्यूडोनिमस मतलब कि आपने अपने नाम से नहीं बट किसी और के नाम से उस वर्क को किया है, मतलब पब्लिश करवाया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए आते हैं सेक्शन में। तो सेम वही बात कर रहे हैं कि जो हमारा लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है और आर्टिस्टिक वर्क, यहाँ पे एक्सक्लूडेड क्या है, फोटोग्राफ। ठीक है, इसका टर्म अलग है जो कि हम अगले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आप पब्लिश करते हैं एनोनिमसली या फिर स्यूडोनिमसली। ठीक है, तो कॉपीराइट उस पर सब्सिस्ट करेगा कब, 60 ईयर तक। अब यहाँ पे लाइफ टाइम की बात नहीं की जा रही है, सो प्लीज ये अपने दिमाग में रखिए कि इस सेक्शन में लाइफ टाइम की बात नहीं करी गई है। ठीक है, जो भी वर्क अगर एनोनिमस वर्क है या फिर स्यूडोनिमस वर्क है तो उसमें लाइफ टाइम नहीं रहेगा, आपको सिर्फ 60 ईयर तक मिलेगा कॉपीराइट। अगर कोई भी ऐसा वर्क आ जाता है, ठीक है, पब्लिश होके, तो उसको सिर्फ 60 साल तक उस पे कॉपीराइट मिलेगा। ठीक, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आता है एक नया टर्म। ठीक है, अब आता है नया खेल, दैट वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर इज डिस्क्लोज्ड। जहां पे एक ऑथर की आइडेंटिटी जो है, मान लीजिए उन 60 सालों के दौरान अगर डिस्क्लोज हो जाती है कि ये जो वर्क है ना उस पर्सन ने किया है, यही है उसका ऑथर। ठीक है, और उस ये पता चल जाता है, तब क्या होगा, तब देखिए आगे कि कॉपीराइट शैल सबसिस्ट 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाइज। ठीक है, तो क्या होगा, उसके एक्सपायरी के अंदर अंदर जब पता चल जाता है तो इस केस में क्या होने वाला है, उसको मिलेगा, जब आइडेंटिटी पर डिस्क्लोज हो जाएगी तब उसको क्या मिलेगा, लाइफ टाइम और प्लस 60 ईयर, जो कि हमारा सेक्शन 22 कहता है, उसको तब वो मिलेगी। ठीक है, वो जो टर्म होगा उसके उस टर्म तक वो कॉपीराइट जो है वो उस पर क्लेम कर सकता है, उन वर्क पे। ठीक है, क्लियर हो गया। In subsection 1 references the author in the case of any anonymous work of the joint authorship। ठीक है, मतलब यहाँ पे joint authorship के बारे में बात की जा रही है, जहां पे जो आइडेंटिटी है एक ऑथर की, ऑथर इज डिस्क्लोज। ठीक है,
उस ऑथर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई है एज रेफरेंसेस टू दैट द ऑथर whether the identity of more authors than one is disclosed. एक से ज्यादा ऑथर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है. जॉइंट ऑथरशिप की यहाँ पे बात हो रही है. एज रेफरेंसेस टू द ऑथर हु डाइज लास्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स दी अदर और सच ऑथर्स. तो जो लास्ट ऑथर होगा ना, अगर मान लीजिए कि उसकी डिस्क्लोज हो जाती है आइडेंटिटी, तो जो लास्ट ऑथर होगा उसको उसके लाइफ टाइम तक तो मिलेगा, ठीक है, और उसको प्लस 60 ईयर भी मिलेगा. तब ये क्राइटेरिया लग जाता है. तो जो ये जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला लग जाता है. लेकिन अगर डिस्क्लोज नहीं है तो उसके पब्लिकेशन के बाद से 60 साल तक ही उसको कॉपीराइट जो है वो मिलेगी उस वर्क पे, ठीक है. वो अपना इकोनॉमिक राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है. क्लियर हो गया. तो ये हमारा सबसेक्शन 2 कहता है. सबसेक्शन 3 क्या कहता है? In subsection 1, references to the author shall in the case of pseudonymous work of joint authorship can be construed where the name of one or more, not all, मतलब एक या एक से ज्यादा लेकिन सारों का नहीं, of the authors are pseudonymous and his or their identity is not disclosed. ठीक है, एक या एक से ज्यादा लोगों का लेकिन सारों का नहीं, मतलब जितने और भी ऑथर्स है उन सब का नहीं, लेकिन एक या एक से ज्यादा लोगों का जो आइडेंटिटी है ना वो डिस्क्लोज नहीं हुई है. एज रेफरेंसेस टू दोज ऑथर हुज नेम इज नॉट अ स्यूडोनिमस. उन ऑथर्स का जिनका की नाम स्यूडोनिमस नहीं है, उन्होंने अपना नाम देकर ही अपनी आइडेंटिटी से ही वो उस वर्क को मतलब पब्लिश करवाया. और इफ द नेम ऑफ 2 और मोर ऑफ द ऑथर्स आर नॉट स्यूडोनिमस, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जो ऑथर्स है उनका नाम स्यूडोनिमस नहीं है, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी से ही उस काम को पब्लिश करवाएं. एज रेफरेंसेस टू सच ऑफ दोज ऑथर हु डाइज लास्ट. अब ये जो है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बता करके उस काम को पब्लिश करवाया है, ठीक है, अब उनमें से जो लास्ट होगा जिसकी डेथ होगी, ठीक है, उनके डेथ के बाद उनको 60 ईयर तक का प्लस लाइफ टाइम जो है उनको वो जो टर्म है कॉपीराइट पे, मतलब वो अपने वर्क पे उस टर्म को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. ये हमारा ए सबसेक्शन 3 का ए बात करता है. अब आते हैं बी पे, ठीक है, जहां पे नेम्स ऑफ 1 और मोर ऑफ द ऑथर्स आर स्यूडोनिमस. एक या एक से ज्यादा ऑथर्स का जो नाम है वो स्यूडोनिमस है लेकिन सारों का नहीं. आइडेंटिटी ऑफ 1 और मोर ऑफ देम इज डिस्क्लोज. ये एक या एक से ज्यादा की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो जाती है एज रेफरेंसेस टू द ऑथर हु डाइज लास्ट अमॉन्ग द ऑथर्स हुज नेम आर नॉट स्यूडोनिमस. लेकिन वो तभी उन्हीं को मिलेगा. इन दोनों ही जो अपना ए और बी और सी है ना, सी में भी सेम चीज है कि जो स्यूडोनिमस हैं, ठीक है, उनका तो 60 इयर्स तक ही काम तमाम. लेकिन जो स्यूडोनिमस नहीं है, मतलब कि जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है या फिर उन्होंने अपनी पहले से ही आइडेंटिटी बताई थी, तो उनमें से जो लास्ट जिसकी डेथ होगी, ठीक है, उसको लाइफ टाइम तक भी मिलेगा प्लस 60 ईयर मरने के बाद भी उसको कॉपीराइट जो है अपने वर्क पे मिलेगा. तो ये जो उनका टर्म हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया. तो हुज नेम्स आर स्यूडोनिमस आर डिस्क्लोज. ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं की बात करी जा रही है कि जिनका नाम स्यूडोनिमस था और वो डिस्क्लोज हो चुका था, ठीक है, या फिर जिन्होंने अपना ऑलरेडी उनका स्यूडोनिमस में नाम था ही नहीं, उनमें से जो ऑथर लास्ट डेथ होगा उसको मिलेगी कॉपीराइट. ठीक है, where the names of all the authors are pseudonymous and the identity of one of them is disclosed. सारे ऑथर pseudonymous थे, एक की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई. As references to the author whose identity is disclosed, or if the identity of 2 or more of such author is disclosed, references to such of those author who dies last. मतलब कि जिनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई थी, ठीक है, और क्या बोल रहा है ये, या एक से या दो से ज्यादा जो ऑथर्स है उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई थी, ठीक है, तो उनमें से जिसकी होगी डेथ लास्ट में, ठीक है, उनके ऊपर सेम अप्लाई किया जाएगा लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर का उनको जो कॉपीराइट है उनके वर्क में वो सब्सिस्ट करेगा. ठीक है, आई होप कि आपको ये जो 2 सेक्शंस हैं उनके टर्म के बारे में क्लियरिटी आ गई होगी कि क्या है उनका टर्म, कब तक उनको उनके वर्क पे कॉपीराइट मिलेगा. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको कि इन वीडियोस की जरूरत है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे. हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.
है।